नमस्कार, आज है 17 मार्च, दिन शुक्रवार और वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। सोमवार तक के लिए स्थगित हुई संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई। लोकसभा में पक्ष विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। कार्रवाई के दौरान बंद रहा ऑडियो। लोकसभा में ऑडियो गड़बड़ होने के बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी का संसद में ना बोलने देने पर बीजेपी को जवाब। म्यूट मोदी, म्यूट संसद का तंज। शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को फिर झटका। कोर्ट ने बढ़ाई ईडी की रिमांड, 5 दिन की रिमांड में भेजा। टाटा कंज्यूमर और बिस्लरी के बीच डील टूटी। अब कंपनी बिस्लरी को नहीं खरीदेगी। वैल्यूएशन को लेकर नहीं बन पाई सहमति। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में रही तेजी। निफ्टी 100 अंकों की बढ़त के साथ 17,100 के लेवल पर हुआ बंद। आईटी, मेटल्स और पीएसयू शेयरों का सपोर्ट, तो एफसीजी और ऑटो से दबाव। पेंशन की टेंशन पर फ्रांस में बवाल। देश भर में विरोध प्रदर्शनों से हिला फ्रांस। लाखों लोग सड़कों पर उतरे। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। आखिर पेंशन के मुद्दे पर राष्ट्रपति ने सरकार को क्यों डाला खतरे में? तो ये रही हेडलाइंस। अब दिन भर क्या हुआ, जरा इसकी तस्वीर देखते हैं टॉप न्यूज में। लोकसभा में 5वें दिन की कार्रवाई शुरू होने के 20 मिनट बाद ही खत्म हो गई। नारेबाजी के चलते अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी को बोलने दो के नारे लगाते रहे, जबकि बीजेपी राहुल गांधी के कैम्ब्रिज वाले बयान पर माफी की मांग पर अड़ी रही। राज्यसभा में भी सोमवार तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण अब तक हंगामों से भरा रहा है। जहां बीजेपी राहुल गांधी को लंदन में दिए गए उनके बयानों पर घेर रही है, वहीं विपक्ष अदानी मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मुद्दा बनाता रहा है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी लोकसभा में नजर आए। संसद की कार्रवाई स्थगित होने के बाद विपक्ष के नेता गांधी की प्रतिमा के पास प्रदर्शन करते नजर आए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता इस धरने में शामिल हुए। अदानी मामले में जेपीसी की मांग को लेकर कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी को देशद्रोही कहने पर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद देशद्रोही है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने कभी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज सुबह राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी देश विरोधी टूल किट का हिस्सा बन चुके हैं और राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर देश का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात यह है कि देश विरोधी गतिविधियों में कांग्रेस पार्टी शामिल हो गई है। बीजेपी चीफ ने राहुल गांधी से सवाल किया कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए दूसरे देशों के दखल की मांग के पीछे इरादा क्या है। दिल्ली शराब नीति केस में अदालत ने आज मनीष सिसोदिया की रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी। अब मनीष सिसोदिया को 22 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहना होगा। ईडी ने कोर्ट में कहा कि उपराज्यपाल ने जब इस मामले की शिकायत की तो सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया था, लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर से रिकवर कर लिया। अब एजेंसी उनके ईमेल और मोबाइल फोन से निकल गए डेटा का एनालिसिस कर रही है। ईडी ने कहा कि उसे अभी सिसोदिया से और सवाल पूछने हैं, इसलिए इस पर कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की कस्टडी 5 दिन के लिए बढ़ा दी। शराब नीति घोटाला में फंसे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बंगला नई शिक्षा मंत्री आतिशी को अलॉट कर दिया गया है। सिसोदिया के परिवार को सरकारी बंगला 21 मार्च तक खाली करना होगा। सिसोदिया फिलहाल ईडी की हिरासत में है। 26 फरवरी को सीबीआई की ने आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 20 मार्च तक टल गई है। उनके वकील सिंघवी के कोर्ट में मौजूद नहीं होने के चलते सुनवाई टली। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के मामले में कोर्ट ने पवन को 17 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत दी थी, यानी 17 मार्च तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। सुनवाई टलने के बाद राहत अगली सुनवाई तक बरकरार रहेगी। पवन खेड़ा ने बयान के बाद असम में कम्युनल डिस्टर्बेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर केस दर्ज किया गया था उनके खिलाफ। यूपी के वाराणसी और लखनऊ में भी एफआईआर दर्ज की गई थी। अग्निपथ योजना के तहत सेना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की भी अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट में भी छूट दी जाएगी। आपको बताएं कि गृह मंत्रालय ने 1 सप्ताह पहले बीएसएफ में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए ऐसा ही ऐलान किया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने के लिए गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ एक्ट 1968 के तहत नियमों में संशोधन किया। और अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। आज वर्ल्ड स्लीप डे है, यानी नींद के बारे में लोगों को जागरूक करने का दिन। आपने ये कहावत कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी कि जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। मतलब अगर हम सो जाते हैं तो हमारा काम सो जाता है, हमारी किस्मत सो जाती है। हमें अपने कामों को पूरा करने के लिए जागते रहने की जरूरत है। लेकिन इस बदलती दुनिया में इस कहावत के भी दिन बदल गए, क्योंकि वर्क प्रेशर को लेकर मोबाइल फोन, इंटरनेट ने हमारी नींदें उड़ा कर रखी हुई हैं। इन तमाम चीजों ने ऑफिस से घर पहुंचते ही लोग मोबाइल फोन पर लग जाते हैं या टीवी इंटरनेट की दुनिया में खो जाते हैं, और इसकी वजह से लोग देर रात तक सो नहीं पाते। सुबह होते ही अधूरी नींद के साथ वर्क प्लेस के लिए निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आज के समय में लोग अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते और दिन भर उनका बुरा हाल रहता है। पूरी नींद नहीं ले पाने की वजह से उनके शरीर में तमाम तरह की बीमारियां घर कर जाती हैं। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि जो सोवत है वो पावत है। जिसने सो लिया उसने कुछ ना कुछ पा लिया, कम से कम अपनी सेहत तो पा ही ली। अगर आपने नींद पूरी कर ली है तो आपका मन भी काम में लगेगा, शरीर में एनर्जी रहेगी। ये बहुत सारी स्टडीज ने साबित किया है। बीमारियां जल्द अटैक नहीं करेंगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आंखों को सुकून मिलेगा। यानी कि अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो बहुत कुछ खो बैठेंगे। इसके खतरे कई और भी हैं। कम नींद लेने वाले लोगों में हार्ट अटैक का खतरा भी ज्यादा होता है, ये भी स्टडी से प्रूव हो चुका है। इसके बावजूद भारत की लगभग आधी आबादी को नींद नहीं आती। एम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 33 से 50% लोगों को नींद न आने की समस्या है। इससे पहले कि आप सोचें कि क्या आज रात आप चैन की नींद सो पाएंगे, हम आपको बताते हैं कि अच्छी नींद किसे कहते हैं। आप कितने घंटे, कितने लंबे समय तक बिना रुकावट के सो पाए और नींद कितनी गहरी थी, सुबह उठने पर आपने फ्रेश महसूस किया या नहीं, दिन भर के कामों के लिए आप में एनर्जी है या नहीं, ये सारे फैक्टर मिलकर निर्धारित करते हैं कि आपकी नींद की क्वालिटी क्या है, या वो अच्छी थी या खराब। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी अच्छी नींद भारत में आधी आबादी की आंखों को नसीब ही नहीं होती। नींद पर यह विश्लेषण क्यों जरूरी है, आपको यह भी जान लेना चाहिए। सुकून वाली नींद फोकस और याददाश्त बढ़ाती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाने का काम करती है। अगर आप भरपूर नींद नहीं ले पाए तो लंबे समय तक ऐसा रहने से मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक से लेकर ब्रेन स्ट्रोक तक का खतरा हो सकता है। दिन भर चिड़चिड़ापन, ये भी पूरी पर्सनैलिटी पर हावी रहता है। काम करने की एनर्जी नहीं रहती और शरीर में सूजन तक आ सकती है। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 7 घंटे सोने वालों के मुकाबले ऐसे लोग जो 5 घंटे से कम नींद लेते हैं, उन्हें हार्ट अटैक का खतरा 56% ज्यादा होता है। वर्ल्ड स्लीप डे पर मैट्रेस कंपनी वेकफिट यानी कि wakefit.co ने एक ऐसा सर्वे मार्च 2022 से फरवरी 2023 के बीच में किया। इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो भी आपको बताते हैं, वो बड़ी दिलचस्प हैं। इस रिसर्च के मुताबिक भारत की 55% आबादी रात 11 बजे के बाद सोती है।
90% लोग रात में 1 या 2 बार उठ जाते हैं, यानी कि एक अनवरत नींद जिसे कहते हैं वो नहीं आती, साउंड स्लीप नहीं होती। 87% लोग सोने से ठीक पहले अपना फोन चेक करते हैं और उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। फोन चेक करने वाले 74% लोगों की उम्र 25 से 34 साल के बीच है, यानी कि युवा जिसे कहा जाता है कि वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है, वही फोन चेक करने की, फोन की लत का आदी है। 38% लोग रात में सोने से पहले अपने भविष्य की चिंताओं में डूब जाते हैं और अपनी नींद खराब कर लेते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि 18 साल से कम उम्र के 40% बच्चे ये मानते हैं कि नींद न आने की परेशानी के वो शिकार हैं। 25 से 34 साल के 56% लोगों को लगता है कि उन्हें ठीक से नींद नहीं आती। भारत में 54% पुरुष और 59% महिलाएं रात में 11 बजे के बाद सोने के लिए जाते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा तबका है जो 11 बजे के बाद सोता है, जबकि आइडियली कहा जाता है कि 9 से 10 बजे के बीच में अगर आपका काम उसकी इजाजत दे तो आपको सो जाना चाहिए। 53% महिलाओं और 61% पुरुषों ने कहा कि वो सुबह उठने पर उनको फ्रेश महसूस होता है। हालांकि ऑफिस में 56% पुरुष और 67% महिलाओं को नींद का एहसास होता है, उन्हें ऑफिस में नींद आती है। स्वाभाविक है, रात को नींद नहीं आई तो दिन भर ऑफिस में उसका दबाव शरीर पर साफ दिखेगा। पिछले साल के मुकाबले ये परेशानी 21% बढ़ी है, यानी कि साल दर साल अगर आप देखें तो नींद न आने की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। क्या आप जानते हैं कि अपने जीवन काल का 1/3 समय हम सोने में बिताते हैं? अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक दुनिया इनसफिशिएंट स्लीप एपिडेमिक, यानी कि नींद न आने की महामारी के दौर से गुजर रही है। अब यह भी जान लीजिए कि नींद लेने के मामले में भारत दूसरे पायदान पर है, लेकिन ये जो महामारी का शब्द का इस्तेमाल किया है ये वाकई में चिंता में डालता है, यानी कि नींद नहीं आना कोई छोटा मोटा डिसऑर्डर या प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी महामारी का रूप अख्तियार कर चुकी है। रोजाना औसतन भारतीय करीब 7 घंटे 1 मिनट की नींद ले पाते हैं, वहीं जापान के लोग दुनिया में सबसे कम 6 घंटे 47 मिनट की नींद लेते हैं। आयरलैंड वाले सबसे ज्यादा नींद लेते हैं और औसतन वो 8 घंटे 7 घंटे 57 मिनट के आसपास सोते हैं। अब कौन कौन से उम्र के लोगों को कितनी नींद लेनी चाहिए ये भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए, और साथ ही साथ इस पर अब हम चर्चा की शुरुआत भी करते हैं। इस वक्त दो हमारे साथ खास मेहमान हम जुड़ चुके हैं। संजय मनचंदा साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं स्लीप मेडिसिन विभाग सर गंगाराम हॉस्पिटल के। मनचंदा साहब बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं चीनू अग्रवाल, जानी मानी मनोचिकित्सक हैं। चीनू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। हमने अपनी रिपोर्ट में काफी कुछ डिटेल में जाने की कोशिश की, लेकिन आज वर्ल्ड स्लीप डे के मौके पर नींद एक आदमी के जीवन में क्या अहमियत रखती है, इसे आप कैसे विश्लेषित करेंगे? देखिए, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं रेशैफन, जिन्होंने सबसे पहले स्लीप की जो है स्टेजेस को डिफाइन किया था, और उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी थी जो मेरे ख्याल से शायद एक सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। उन्होंने लिखा था कि इफ़ स्लीप डज नॉट परफॉर्म एन एब्सोल्युटली वाइटल फंक्शन देन परहैप्स दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट एवोल्यूशनरी प्रोसेस हैज़ मेड। यानी कि अगर नींद वाकई कोई बहुत इम्पॉर्टेंट काम नहीं करती है तो इसका जो होना है वो जो है एक तरह से वक्त वेस्ट करना है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ ये आते हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि अच्छी नींद जो है वो एक तरह की ज़मानत है आपकी जो है बॉडी के टिश्यूज़ की रिपेयर की, आपकी बॉडी की सर्विसेज को करने की, आपके दिमाग के कनेक्शंस, आपकी मेमोरी कंसोलिडेशन यानी आपकी याददाश्त की शक्ति को बढ़ोतरी देने की, ये सारी चीज़ें जो हैं, और प्लस जैसा आपने भी अपने इनिशियल उसमें फरमाया कि इसके अंदर जो है आपकी इम्यूनिटी के लेवल्स का भी जो है जो मैक्सिमम आउटपुट आता है वो जो है ड्यूरिंग स्लीप यानी नींद के दौरान आता है। और चूँकि ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा हम इसमें काटते हैं तो ये जो है कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसे हम वेस्ट कह सकें। और अगर ये हिस्से की डेप्रिवेशन अगर हम देखें कि आर्टिफिशियल लाइट की एडवेंट ने एक तरह से जो है हमें 24 घंटे का दिन दे दिया। तो 24 पहले होता था कि शाम हुई आदमी सो गया, सुबह हुई आदमी जाग गया, तो एक तरह से सिंपल प्रोसेस था।
आज की डेट में वर्ल्ड एक इंटरकनेक्टेड एरिया है और उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई है कि हम 24 घंटे के काम मोड पे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और जो है अगर हम उन्हें पूरा नहीं करते तो वो हमारे स्वास्थ्य को जो है वो नुकसान पहुंचाएंगी, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो सडन कार्डियक अरेस्ट हो, चाहे वो स्ट्रोक्स हो, चाहे रोड साइड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो। मतलब 1/3 रोड साइड और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो हैं वो एक तरह से स्लीप डेप्रिवेशन का कॉज होता है उसका। तो उसमें जो है एक आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक पूरी तरह जागृत अवस्था से डीप स्लीप में जाने में सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। तो मेजॉरिटी जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं ये इसी दौरान होते हैं और उनका मूल कारण यही होता है कि हम जो है हमारी रात की स्लीप फुलफिलिंग नहीं है। जब हम उसे कहते हैं कि ये फुलफिलिंग नहीं है तो इसके 2-3 पैरामीटर्स मान के चलते हैं। पहली चीज ये मैं आऊंगा सर, मैं इसको थोड़ा सा हम चाहेंगे कि तसल्ली से इसको विश्लेषित करें कि एग्जैक्टली जो स्लीप हाइजीन जिसे कहा जाता है या द क्वालिटी ऑफ स्लीप जिसे कहा जाता है वो किन किन फैक्टर्स पर निर्धारित करती है। लेकिन चीनू अग्रवाल, ये नींद की समस्या जो है अब इसमें 2 तरह की बातें आती हैं। पहला, मुझे थकान बहुत ज्यादा लग गई तो मैं सो नहीं पाता हूं। दूसरा, हम तो थक ही नहीं पाए, उतना ज्यादा बॉडी ने काम नहीं किया इसलिए हम सो नहीं पाए, बीमारी की वजह से सो नहीं पाए या मानसिक तनाव की वजह से सो नहीं पाए। तो दरअसल ये इशू किसका है? ये इशू क्या हमारी शारीरिक परेशानियों का इशू है या नींद कंप्लीटली एक स्टेट ऑफ माइंड का इशू है? नींद हमारे रेस्ट का बायोलॉजिकल सिस्टम है जो बॉडी और माइंड दोनों जिसमें इन्वॉल्व है। हमारा माइंड जब रेस्टफुल स्टेट में जाता है उस वक्त वो पूरी तरह से तैयार है अपने आप को स्लीप की अवस्था में ले जाने के लिए। अब अगर आपकी बॉडी या माइंड दोनों में से कोई भी एक्टिवेटेड है, मान लीजिए आपने रात में कोई विगरस एक्सरसाइज कर ली या आपने कोई इंटरेस्टिंग स्टिमुलेटिंग चीज देख ली या आप अपने मोबाइल फोन में एंटरटेनमेंट के लिए आपने कोई वीडियो ओपन कर ली, तो आपका माइंड या बॉडी दोनों में से कोई ना कोई एक या दोनों एक्टिवेट हो गए, तो आप स्लीप स्टेट की तरफ जा ही नहीं सकते क्योंकि स्लीप तो एक रेस्टफुल स्टेट है ना। उसके लिए बॉडी और माइंड दोनों को प्रिपेयर होना पड़ेगा टू गो इनटू दैट स्टेट। एब्सोल्युटली। और इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी आपको लगता है कि शारीरिक रूप से तो आप 8 घंटे तक लेटे रहे, लेकिन या 6 घंटे तक लेटे रहे। लेटे रहे का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि कई लोगों को लगता है कि अगर वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं 6 से 8 घंटे तो उन्होंने नींद ले लिया, आराम कर लिया। तो लेटे रहना, आराम करना और नींद लेना, इसमें काफी फर्क है। और जो फर्क नहीं जानते शायद वो नींद की वजह से होने वाले उनके जीवन के नुकसान के प्रति अभी उनको इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं है और वो गलत दिशा में जा रहे हैं। अब एक क्वालिटी नींद क्या होती है, संजय सर बता रहे थे। संजय सर, जो क्वालिटी ऑफ नींद है वो किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है? क्या है एक अच्छी क्वालिटी की नींद सर? हाँ जी, देखिए ऐसे जब भी कोई पेशेंट या ग्रुप ऑफ पीपल जो मेरे इंटरव्यूज़ या अदरवाइज में मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्राइटेरिया क्या है अच्छी नींद का। अच्छी नींद का एक ही क्राइटेरिया है कि अगर आपका दिन स्वस्थ है तो आपकी रात स्वस्थ थी। ये सबसे सिंपल है। लेकिन इसके अंदर 2-3 जो है मेजर चीज़ें हैं। एक तो रेगुलरिटी ऑफ स्लीप, यानी अगर आप जो है एक रेगुलर रिदम में रहते हैं तो आपके चांसेस हैं कि आप बेटर सोएंगे, क्योंकि कभी आप 11 बजे सोना चाहते हैं, कभी आप 2 बजे सोना चाहते हैं। अगर वो इरेटिसिटी रहती है तो फिर जो है हमारी स्लीप और हमारी डायरनल वेरिएशन, यानी जो हमारा अंदर का क्लॉक है वो ख़राब हो जाता है एक तरह से। तो उससे जो है नींद जो है हमारी कभी भी फुलफिलिंग नहीं होती। दूसरी है क्वालिटी ऑफ स्लीप। जब हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ स्लीप तो उसके अंदर हमारे 3-4 जो है स्टेजेस होती हैं। वेकफुलनेस, जो लाइट स्लीप, डीप स्लीप और ड्रीमी स्लीप।
इन सबको एक कुछ परसेंटेजेस अलॉटेड हैं। अगर जो है ये हो, सारी चीज़ें आएँ भी लेकिन किसी की मात्रा बहुत बढ़ जाए उसकी रिक्वायरमेंट से, तो वो भी एक तरह से पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप में मानी जाएगी। तीसरा है कि कितने घंटे सोना चाहिए। ये एक अजीब सी मिथ है जहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई 8 घंटे ज़रूरी हैं। इसमें क्या है कि हर बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। 6 से 8 हम मानते हैं कि अच्छी स्लीप है अगर वो रेगुलर है और उसके पैटर्न्स रेगुलर हैं और ठीक हैं। अगर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो आप स्वस्थ ही उठेंगे। तो अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती जाती है बार बार, तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करने लगती हैं हमारे दिन के अंदर। तो क्वालिटी ऑफ स्लीप यानी स्लीप की स्टेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यूरेशन एंड रेगुलरिटी ऑफ स्लीप, यानी कितना रेगुलर हैं हम अपने स्लीप के साथ। इंडिया में जो एक पिछले 10-12 साल में जो मेजर प्रॉब्लम आई है वो है कि इंडिया जो एक तरह से जो है ये वर्ल्ड का जो है कैपिटल है कॉल सेंटर्स का। तो हमारा यंग यूथ जो है वो उल्टे समय पे काम कर रहा है। जब दुनिया सो रही है तो वो जाग रहे हैं, जब जाग रहे हैं तो सो रही है। तो उसमें क्या है कि हमारे सारे पैटर्न्स बिखर जाते हैं और जब आप वापस आना चाहते हैं अपने ओरिजिनल पैटर्न पे तो वो और आपको दिक्कत पेश करते हैं। तो हमारे लिए एक तरह से ये काम का एक साइड इफ़ेक्ट है, इट्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम आज की डेट में ये एक रिक्वायर्ड है। तो 6 से 8 घंटे की स्लीप अलग अलग व्यक्तियों में वो करती है, लेकिन ओवर स्लीपिंग जो है वो भी नुकसानदेह है। People वो तो एक अलग जो मसला 9 घंटे से ज़्यादा सोते हैं, बिल्कुल, हाँ, जो 9 घंटे से ज़्यादा सोते हैं उनमें भी हार्ट के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। एब्सोल्युटली। उसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं। आपको ये जान के इनकारी होगी कि इसके अंदर जो है 80 से ज़्यादा स्लीप डिसऑर्डर्स हैं हमारे यहाँ पे। और 80 से ज़्यादा स्लीप डिसऑर्डर्स जिसमें अलग अलग किस्म के इंसोम्निया हैं। जब पेशेंट कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही तो उसके 3-4 जो है विकल्प होते हैं। एक तो है कि नींद आ ही नहीं रही, एक होता है आंखें भरी हुई हैं पर मैं सो नहीं पा रहा, एक होता है कि बहुत करवट लेने के बाद आती है और छोटी छोटी चीज़ पे टूटती है, और जो है एक होता है लेट सोते हैं जिसे हम डिलेड स्लीप कहते हैं और लेट उठते हैं। तो ये सारे पेशेंट के लिए तो कॉमन फैक्टर हैं। ये कहेंगे कि नींद नहीं आती तो उनको एनालाइज करना और उसी के हिसाब से ट्रीट करना ये बहुत बहुत अनिवार्य होता है। और बिल्कुल सर, और आजकल मैं आऊंगा सर आपके पास। और आजकल एक और चीज हो गई है कि एक पूरा का पूरा नींद के आसपास एक पूरा का पूरा कारोबारी इकोसिस्टम पैदा हो गया है। अब मुझे नहीं मालूम है कि वो कितना सही है कितना गलत, लेकिन हम सुन रहे हैं कि मार्केट में तरह तरह के प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। स्लीप गमीज, डीप स्लीप गमीज, लोगों को इसकी आदत पड़ गई है। प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ तो वो डीप स्लीप लेने के प्रति जागरूक हो रहे हैं, उन्हें मालूम है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है चीनू जी, लेकिन दूसरी तरफ उनके मानसिक अवस्था में स्लीप यानी कि सो जाने की जो डेफिनेशन है वो अभी भी पीछे रह जाने से है। क्योंकि जब वो सुबह उठ रहे हैं तो उदाहरण दिया जा रहा है कि देखिए साहब, जो बड़े लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो तो 18 घंटे काम करते हैं। जो बच्चे तो हम हसल कल्चर कह रहे हैं। जो बच्चे यूपीएससी निकालते हैं तो उनको तो 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, दुनिया को जीत रहे हैं तो 18 घंटे उठे। तो दूसरी तरफ समाज एक दबाव भी बना रहा है कि ज्यादा सोना या नींद लेना पीछे रह जाने का द्योतक भी बन रहा है। तो इस मानसिक अवस्था से कैसे निपटेंगे? बिल्कुल, आपने कितने अच्छे पॉइंट्स निकाले। देखिए, एक तो हमारी अपनी समझ ये हो रही है कि नींद लेना जरूरी है ही नहीं। नींद से हम उल्टा अपने प्रोडक्टिव आवर्स का नुकसान कर रहे हैं। या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम सो जाएंगे तो काम कब होगा, या फिर अगर हम सो जाएंगे तो हमारे पास यही तो टाइम है कुछ पढ़ने का या अपने आप को एंटरटेन करने का, तो नींद गैर जरूरी मान रहे हैं। इसके इंसोम्निया का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तब तो कोई हमारे पास आया है ये प्रॉब्लम लेकर कि मुझे नींद नहीं आ रही, पर इतना बड़ा एक पॉपुलेशन का पार्ट है जो ये मानने लगा है कि नींद लेना ही नहीं है, खासकर हमारे यंगस्टर्स।
जो रात रात तक नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो अगर अवेयरनेस है कि मुझे सोना है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जो लैक ऑफ अवेयरनेस है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। दूसरी बात क्या है, स्लीप जो है वो एक रिचुअल है। अगर आप नींद की जगह निर्धारित करते हैं, नींद का टाइम निर्धारित करते हैं, नींद से जब हम सोने जाते हैं उसके पहले का हम कोई रिचुअल करते हैं, जैसे आप ब्रश करते हैं या आप नहाते हैं या आप उसके पहले पूजा करते हैं, जो भी आपका रिचुअल है, तभी आपको नींद का सिग्नल मिलता है। पर हम क्या कर रहे हैं, हम बेड में लेटे लेटे मोबाइल चला रहे हैं, तो ब्रेन को तो सिग्नल मिल ही नहीं रहा सोने का। वो तो ये सोच रहा है कि अभी और काम करना है, अभी और काम करना है, अभी वो काम में ही अपनी ऊर्जा लगाए जा रहा है। जब आप बिल्कुल ही त्रस्त हो जा रहे हैं, 3 बज जा रहे हैं, 4 बज जा रहे हैं, तब आप फोर्सफुली नींद लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी आप ये कह रहे हैं कि मुझे सुबह उठ के काम पे जाना है, इसलिए बिल्कुल। अब मुझे सोना ही पड़ेगा। बट देन आपने कोई रिचुअल तो किया ही नहीं, तो ब्रेन को सिग्नल मिला ही नहीं, और एफर्ट से कभी भी नींद आती ही नहीं। एब्सोल्युटली। Sleep is an effortless effort. Where एब्सोल्युटली। you don't force yourself to sleep. You allow yourself to fall into sleep. यस। अब ये जो ट्रेंड्स की आप बात कर रहे हैं कि नींद के लिए हम कुछ प्रोडक्ट, स्लीप वॉचेस और ये और वो और ये सब जो भी कर रहे हैं, ये कारगर होने वाले नहीं हैं जब तक कि आप अपने आप को ये ना माने कि नींद मेरे लिए जरूरी है, इन कारणों की वजह से जरूरी है। अगर आप मुझसे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्लीप डिप्राइवेशन की बात करें, साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर इतना कॉग्निटिव लोड पड़ता है अगर हमने नींद पूरी नहीं की, तो आप देखिए अपने आसपास और खुद में भी हम छोटी छोटी चीजें भूल जा रहे हैं। ब्रेन फॉग जैसा हमें लगता है। हमें लगता है कि अरे अभी मैंने किस चीज के लिए फोन उठाया मुझे याद नहीं आ रहा, अरे अभी मैं क्या बोलने वाली थी मुझे याद नहीं आ रहा। छोटे छोटे शब्द हम भूल जा रहे हैं। हमारे रिलेशनशिप्स में चिड़चिड़ापन आने लग रहा है, डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग आने लग रही है। ये आप पूरी जनरेशन में देख सकते हैं। दिस इज प्रिविलेंट। दूसरी बात क्या है, आपकी नींद प्रोडक्टिविटी को कम नहीं करती, बढ़ाती है। और ये स्टडीज हैं जहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो देश ज्यादा सोते हैं वो ज्यादा खुश है, हैप्पीनेस इंडेक्स में वो ऊपर है, साथ ही साथ वो इकोनॉमिक इंडेक्स में भी ऊपर है। तो स्लीप डिप्राइवेशन के साथ इंडिया कभी भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन पाएगी। हमें अपने यूथ को स्लीप के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा कि नहीं, सोना जरूरी है, अलाउ योरसेल्फ टू स्लीप। एब्सोल्युटली। उसका उदाहरण तो आपने बहुत अच्छी बात कही मैम। उसका उदाहरण हमने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में भी दिए थे कि अमेरिका में लोग हमसे कई गुना ज्यादा सो रहे हैं और इसीलिए वो समृद्ध हैं, और कई ऐसे देश हैं जहां पर वो हमसे ज्यादा समृद्धि पाए हुए हैं, और उसके पीछे संभवतः नींद एक कारण हो सकता है। एक और चीज जो आपने बोली कि आपको अलाउ करना है, बार बार ये कहा जाता है कि ब्रेन कुछ और नहीं है, आपका एक प्राइवेट सेक्रेटरी है, लेकिन इस सेक्रेटरी को आप आदेश नहीं दे सकते, इसको सिर्फ आपको अलाउ करना है। तो जब तक आप उसको अलाउ नहीं करेंगे तो आपका ब्रेन आपकी बॉडी को नहीं बता पाएगा कि आपको सोना है। एक तरफ कहते हैं आपकी सोने का टाइम हो गया, दूसरी तरफ आप ब्रेन को उलझा देते हैं अपने स्क्रीन पे, अपने मोबाइल पे। तो ब्रेन को तो आपके आदेशों का ऑर्डर्स लेने हैं, तो आप उसको जब कंफ्यूज कर देंगे तो फिर वो साउंड स्लीप कभी आपको मिल नहीं पाएगी। इस बीच एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रहा है संजय सर, वो ये रहा है कि भाई कोई बात नहीं, हम 9 बजे नहीं सोए, हम 11 बजे नहीं सोए, हम 1 बजे सो जाते हैं, हम 3 बजे सो जाते हैं। हाँ, और यहां तक कि अब तो आजकल के नए बच्चे, बड़े बूढ़े सब जो आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स पर बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि सुबह तक हमको सीरीज खत्म करनी है, 5 बजे हम सोएंगे लेकिन 6 घंटा पूरा कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये जो सुबह से लेकर दिन तक सोने वाले जो 6 से 8 घंटे हैं, ये काम करते हैं सर, या रात की ही नींद चाहिए? देखिए, रात की नींद को जो है आप कॉम्पनसेट नहीं कर सकते दिन की नींद से, क्योंकि आप सोना चाह रहे हैं या आप सो रहे हैं,
लेकिन जो है बाकी की दुनिया जाग रही है, तो वो आवाज़ें जो रात को जब शांति है या जिस वक्त जो है आवाज़ें इस तरह की नहीं आ रही, यू आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर स्लीप। जैसे अभी हमारी साइकेट्रिस्ट ने भी कहा कि नींद जो है एक रिसीव करने की चीज़ है, ये मांगने की चीज़ नहीं है। इट हैज़ टू कम टू यू, यू कैन नॉट फोर्स इट अपॉन योर सेल्फ। और उसके लिए आपको मानसिक तौर पे तैयार होना ज़रूरी है कि हाँ, हम सोना चाहते हैं। और उसके अलावा जो है उसके लिए कुछ रिचुअल्स, जैसे वो कह रही हैं, देयर आर पॉइंट्स व्हाट वी कॉल एज स्लीप हाइजीन पॉइंट्स, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि बेड शुड बी आइडेंटिफाइड विद स्लीप। यानी बेड पे तभी जाइए जब आंखें भारी हों और नींद आने लगे। बेड पे जाके नींद का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि बेड जो है स्लीपिंग पिल नहीं है। दूसरा, कितने भी बजे सोएं, कॉमन टाइम पे उठें ताकि स्लीप की साइकिल बहुत ज़्यादा ऑल्टर ना हो। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है एक्चुअली, नॉट सोशली बट एक्चुअली, तो अपने कमरे में से वॉच को या क्लॉक को हटा दीजिए, क्योंकि बाकी सब जब सो रहे होते हैं तो आप हर 5 मिनट के बाद घड़ी देखते हैं, जो कि एक नेगेटिव फीडबैक साइकिल की तरह काम करती है। उसके अलावा जितनी भी हमारी स्क्रीन्स हैं, चाहे आईपैड की हैं, फ़ोन की हैं या टीवी की हैं, दे एमिट व्हाट वी कॉल एज ब्लू लाइट। जो ये ब्लू लाइट है, इसकी फ्रीक्वेंसी वही है जो सन रेज की होती है। तो रेटिना के थ्रू ब्रेन को मैसेज मिलता है कि ये तो दिन है, तो आ भी रही हो। और तीसरी चीज़ ये होती है कि इसके अंदर जो है रात को जिन लोगों को नींद की दिक्कत है, वो शाम को 6 बजे के बाद चाय कॉफ़ी का सेवन ना करें, अल्कोहल का सेवन ना करें, स्मोकिंग ना करें, बिकॉज़ ये स्टिमुलेंट्स हैं, तो ये फर्दर नींद को ख़राब करेंगे। इसके अलावा जो है आप जो है यू हैव टू एक्सरसाइज ओनली ड्यूरिंग डे। शाम को बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइजेज आपको सोने नहीं देंगी। सोने के लिए रिलैक्स्ड बॉडी चाहिए, सोने के लिए जो है थकी हुई बॉडी नहीं चाहिए। और लास्ट जो है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इशू ये है, इफ़ यू कैन गो फॉर से अ वार्म शावर, यानी हल्के गुनगुने पानी का, तो आपकी मसल्स रिलैक्स करती हैं एंड यू आर एबल टू स्लीप बेटर। तो हमारे को ये चीज़ें जो है, मुझे लगता है सर आपने एक बहुत बड़ा मंत्र आज दे दिया, और बहुत ज्यादा लोग इसको लेकर हिंदुस्तान में तो कम से कम आई एम श्योर कंफ्यूज रहते हैं। लोग कहते हैं साहब हमारे को नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमारी बॉडी थकी हुई नहीं है, जब थकी हुई होगी तब हमको नींद आएगी। लेकिन आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि बॉडी की थकावट जरूरी नहीं है नींद के लिए, बल्कि बॉडी का रिलैक्स्ड होना बहुत जरूरी है नींद के लिए। तो जिन लोगों को ये लगता है कि वो जाएंगे जिम में पसीना बहाएंगे और जब बिस्तर पे आएंगे तो उनको घनघोर नींद आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि वो बहुत ज्यादा काम करके आएंगे और सो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको रिलैक्स्ड होना बहुत आवश्यक है, और रिलैक्सेशन जो है ये आपकी बॉडी का भी होना चाहिए और आपके माइंड का भी होना चाहिए। दोनों रूप से जब आप रिलैक्स्ड होंगे तो आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन नींद मिलेगी, और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन नींद आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे सकती है। ये है रहस्य। इस रहस्य को याद रखिए, और हमारे दोनों मेहमानों ने जो आज बातें बताई हैं उनको गांठ बांध लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। संजय मनचंदा सर, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। चीनू अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी, थोड़ा सा 7 समंदर पार चलने की कोशिश करेंगे, भारत से दूर। ऐसा लगता है कि पेंशन की टेंशन ने भारत की सरहदें पार कर दुनिया के दूसरे कोनों में घर जमा लिया है। भारत में पुरानी पेंशन को लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो 7 समंदर पार पेरिस की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। हालांकि ये कोई ताजा वहां का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि कई महीनों से वहां पर पेंशन पर टेंशन की चिंगारी भड़क रही थी। लेकिन इन दिनों जैसे ही वहां की सरकार ने पेंशन बिल पास किया, सड़कों पर बवाल उबल गया। लोग सड़कों पर हैं, जगह जगह संघर्ष की खबरें हैं। सवाल यह है कि आखिर पेरिस जल क्यों रहा है? इस सवाल के जवाब से पहले जरा फ्रांस की मौजूदा स्थिति जान लीजिए। पूरे देश में पेरिस समेत करीब 200 शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। फ्रांस के करीब 7000 लोग पेरिस के प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड पब्लिक स्क्वायर पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, 120 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने संसद के सामने विरोध कर रहे लोगों को सख्ती से हटाना शुरू किया।
अब 23 मार्च को कई फ्रेंच यूनियंस ने हड़ताल की घोषणा की है। सबसे बुरे हाल पेरिस के हैं, जहां जगह जगह आगजनी हुई है और हर तरफ कूड़े का ढेर है। कूड़े का ढेर इसलिए है क्योंकि इस आंदोलन में सफाई कर्मचारियों के कूदने से हालात बिगड़ गए हैं। पेरिस की सड़कों पर करीब 7,000 टन कचरा जमा हो गया है। सोचिए, जिस पेरिस को देखने के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए दुनिया भर का पर्यटक वहां पहुंचता है, आजकल उसे जगह जगह बदबू और कचरा नजर आ रहा होगा। छात्र भी इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बन चुके हैं। बुधवार को देश भर में लगभग 5 लाख लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह सारी कहानी शुरू होती है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के एक फैसले से। यह फैसला जुड़ा था वहां के कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने से। फ्रांस में गुरुवार को मैक्रों सरकार का पेंशन सुधार का बिल पास कर दिया गया। इसके तहत रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 कर दी गई। फ्रांस की नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए बिना वोटिंग के ही बिल पास करा दिया। इससे पहले वहां की जो ऊपरी सदन है वहां से बिल पास हो चुका था, लेकिन निचले सदन में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन था, मैक्रों सरकार को और एलिजाबेथ जो कि प्रधानमंत्री है वहां की, उनको लगा कि यह बिल शायद रुक जाएगा। ऐसे में वहां की सरकार ने एक फैसला लिया। फ्रांस में प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 49.3 का इस्तेमाल किया, जिसके तहत बहुमत न होने के बावजूद सरकार बिना वोटिंग के बिल पास कराने का अधिकार रखती है और इसीलिए यह बिल पास करा दिया गया बिना किसी वोटिंग के। यूरोप में फ्रांस बहुत महत्वपूर्ण देश है, बहुत ही अहम अर्थव्यवस्था है। ऐसे में यहां हो रहे प्रदर्शन से पूरी यूरोप की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। दरअसल नई पेंशन योजना के प्रस्तावों के तहत 2027 से लोगों को पूरी पेंशन लेने के लिए कम से कम 43 साल काम करना जरूरी होगा। अब तक ये जो न्यूनतम सेवा काल था ये 42 साल था। वहां के लोगों को ये लगता है कि अगर उन्हें ज्यादा सालों तक काम करना पड़ा तो उनकी उम्र कम हो जाएगी और वो जल्दी मर जाएंगे, उनको बीमारियां घेर लेंगी। उधर सरकार का कहना है कि फ्रांस में कामकाजी लोगों के मुकाबले रिटायर्ड लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और पिछले 5 दशकों में यह अनुपात बुरी तरह से गड़बड़ा गया है। देश की मौजूदा पेंशन प्रणाली में सरकार को अपनी कमाई और राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेंशन के तौर पर लोगों को देना पड़ रहा है। ऐसे में जो कामकाजी और सेवानिवृत्त लोग हैं, उनके बीच का अनुपात और जो तालमेल है उसको ठीक करने के लिए सरकार को इस बिल को हर हाल में लाना लाजमी था, यह सरकार का मानना है। सरकार का यह भी मानना है कि अगर यह स्थिति बनी रही, यानी कि पेंशन के नाम पर सरकारी राजस्व पर दबाव बनता रहा, तो देश बर्बादी की कगार पर आ जाएगा और पूरी पेंशन व्यवस्था चरमरा जाएगी। खैर, अब सवाल यह है कि वहां अब आगे क्या होगा। तो वहां की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न के मुताबिक उनकी सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है। उन्होंने जो स्पेशल जो पावर्स मिली हुई हैं वहां के संविधान के तहत बिना वोटिंग के कोई बिल पास कराने का, वो भी वहां की संसद और कानूनी दायरे में रहकर की है। इसलिए सांसद अगर चाहें तो अविश्वास प्रस्ताव पेश कर इन बदलावों को रोक सकते हैं। अब माना यही जा रहा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में इस मामले पर अविश्वास प्रस्ताव वहां पे आएगा। अब इसके 2 पहलू हैं, लेकिन इससे पहले उसको निचले सदन में बहुमत से पारित कराने भी अनिवार्य होगा, यानी कि वहां पर विपक्ष के लिए भी होमवर्क खत्म नहीं हुआ है। अब सिचुएशन समझिए, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो 1962 के बाद पारित होने वाला यह पहला प्रस्ताव होगा, अविश्वास प्रस्ताव, और सरकार को सीधा सीधा इस्तीफा देना पड़ जाएगा। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो पेंशन विधेयक को पारित माना जाएगा, यानी कि मैक्रों की एक तरह से जीत हो जाएगी। लेकिन संसद के बाहर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसका निपटारा कैसे मैक्रो करेंगे, ये समझ से परे है। इसलिए इस तरह पेंशन की टेंशन की जो फ्रांस की मौजूदा मैक्रो सरकार है वो बुरी तरह से मुश्किल में पड़ चुकी है इस टेंशन की वजह से। लेकिन आप पेंशन से सरकारों पर पड़ने वाले बोझ का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि फ्रांस की सरकार ने अपनी सरकार को दांव पर लगाकर ये अलोकप्रिय बिल पारित करवा लिया। भारत में भी पेंशन को लेकर जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है और उसका सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ के आंकड़े हैं, पेंशन की टेंशन भारत की सरकारों को भी अभी और झेलनी होगी। लेकिन जहां पर कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां पर पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के बाद
अब एक तरह से पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों के मन में ये आस जाग रही है कि कम से कम उन्हें पुरानी पेंशन मिल जाए। तो भारत में भी ये टेंशन है, लेकिन क्या देखना होगा कि किस तरह से भारत में इस पूरी की पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन फिलहाल पेरिस और फ्रांस जल रहे हैं पेंशन की आग में। क्या आपने कभी सोचा है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी साइबर अपराध को अंजाम दिया जा सकता है? जी हां, इंटरनेट पर ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जिसकी मदद से शातिर अपराधी लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से बने हुए वीडियोस की भरमार है। जरा बच के। ऐसे एआई जनरेटेड वीडियोस पर क्लिक करने से आपका खाता खाली भी हो सकता है। चूज अ प्रेजेंटर, जेनरेट एआई प्रेजेंटर। इन दिनों इंटरनेट पर बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां बिना पैसे खर्च किए, बिना कोई शूट किए आप एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। एआई कैरेक्टर्स बिल्कुल इंसान की तरह दिखते हैं। आप उनकी लुक्स डिसाइड कर सकते हैं, उनकी आवाज डिसाइड कर सकते हैं, उनकी भाषा डिसाइड कर सकते हैं। और ऐसे ही फ्री और इजीली अवेलेबल टूल्स के साथ हैकर्स इन दिनों लोगों के अकाउंट में सेंध लगा रहे हैं। अक्सर हैकर्स इन वीडियोस में कई तरह का लालच देते हैं ताकि आप उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकें। मसलन किसी ऐप की लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्री में पाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से वीडियोस बनाने के बाद अक्सर हैकर्स फिशिंग टेक्निक्स या डेटा लीक के जरिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट हैक करते हैं। इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। क्योंकि इन वीडियोस में किसी न किसी तरह का लालच होता है, इसीलिए कई फॉलोअर्स वीडियोस डाउनलोड कर लेते हैं और यहीं पर उनका डेटा पहुंचता है हैकर के पास, क्योंकि इन वीडियोस में एम्बेडेड होता है स्टील मैलवेयर। जब तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैकिंग की शिकायत दर्ज करवाता है, तब तक हैकर अपना काम कर चुका होता है। एआई जनरेटेड वीडियो के द्वारा यूजर को फील करवाते हैं क्या ये पेड सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिल जाएगा। अगर आपको इस तरीके की फिशिंग या इस तरीके की विशिंग का आप शिकार होते हैं तो और आपके पैसे चले जाते हैं, तो आप 1930 पे डायल करके तुरंत अपने जो पैसे ट्रांसफर हुए उसको रोक सकते हैं, या फिर आप cybercrime.gov.in पे जाके अपनी कंप्लेंट भी दाखिल कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की माने तो सिर्फ YouTube पर ही स्टील मैलवेयर एम्बेडेड वीडियोस की संख्या नवंबर 2022 से लेकर अब तक 200 से 300% बढ़ चुकी है। एआई टूल्स के जरिए फ्रॉड को एक बड़ा खतरा मानते हुए बैंकिंग एसोसिएशन भी इससे लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग टूल्स डेवलप कर रही है। साइबर फ्रॉड्स जितने भी होते हैं उसका खामियाना बैंकों को भी बहुत सी जगह पे भुगतना पड़ता है। इसलिए बैंकर्स ने एक सॉक्स बना रखे हैं अपने पास में जो 24 आवर्स करते हैं, जहाँ पे फिशिंग अटैक्स को रोका जाता है। इसी तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बैंकिंग सिस्टम ने यूज़ करना शुरू किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत से काम आसान होते हैं। कंपनियां करोड़ों इस टेक पर इन्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ इससे साइबर अटैक्स का खतरा भी बढ़ रहा है। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। तो एक तरफ साइबर ठग हैं तो दूसरी तरफ कश्मीर पुलिस ने एक ऐसे महाठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को पीएमओ में एडिशनल डायरेक्टर बताकर लोगों को ठग रहा था। ये ठग इतना शातिर था कि कश्मीर प्रशासन से पूरी सुरक्षा लिए हुए था, लेकिन किसी को भी इसके फ्रॉड होने की लंबे वक्त तक भनक नहीं लगी। पूरे ठाट बाट के साथ कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बर्फ के बीच टहलते इस शख्स को ध्यान से देखिएगा। इसकी शान देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि इतने सुरक्षा कर्मियों के साथ चल रहा ये शख्स कोई बड़ा आदमी होगा, लेकिन हम आपको इनका परिचय बताएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। ये है जालसाज किरण भाई पटेल। खुद को पीएमओ में एडिशनल डायरेक्टर बताकर किरण पटेल ने श्रीनगर की यात्रा की और सरकारी सुविधाओं का खूब फायदा उठाया। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि किरण पटेल नाम का एक शख्स पीएमओ नई दिल्ली में एडिशनल डायरेक्टर बताकर कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है। पुलिस हरकत में आई और तेजी से कार्रवाई करते हुए श्रीनगर में उसको गिरफ्तार कर लिया।
किरण पटेल गुजरात का रहने वाला है। उसने अपने कारनामों से कई लोगों को ठगा है। ठग ने अपने ट्विटर हैंडल में जम्मू कश्मीर दौरे के कई वीडियो पोस्ट किए हैं। उसके साथ सीआरपीएफ के जवान भी नजर आ रहे हैं। किरण पटेल ने गुजरात से अधिक पर्यटकों को लाने के तरीकों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठकें भी की थी। दूध पथरी को टूरिज्म स्पॉट बनाने के बारे में भी उसने चर्चा की। किरण भाई पटेल पर आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। श्रीनगर की एक स्थानीय अदालत ने किरण पटेल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बात बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 350 अंकों से ज्यादा बढ़त के साथ 58,000 के पास बंद हुआ। वहीं निफ्टी 114 अंक चढ़कर 17,100 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 450 अंकों से ज्यादा का उछाल रहा। बाजार को जहां आईटी मेटल्स और पीएसयू के शेयरों से सपोर्ट मिला, तो एफएमसीजी और ऑटो ने बाजार पर दबाव बनाया। और लगे हाथ यूएस मार्केट के भी हाल ले लेते हैं। गिरावट का दौर आप देखिए तो अमेरिकी बाजारों में दिख रहा है। डाउ जोन्स में भारी गिरावट, 395 अंकों की गिरावट के साथ 31,854 के स्तर पर कारोबार करता हुआ डाउ जोन्स नजर आ रहा है। एसएनपी में भी गिरावट देखी जा रही है, 37 अंकों की गिरावट के साथ 3,922 के लेवल पर काम कर रहा है एसएनपी। और लगभग 1% की गिरावट यानी कि 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ नैस्डैक 11,610 के स्तर पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। तो गिरावट में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है अमेरिकी बाजारों में। और अब वक्त है टेक टॉप 10 का। एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया। आप देख रहे हैं टेक टॉप 10। आज के एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं टेक्नोलॉजी से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स। ओपन एआई के GPT-4 से लेकर आसूस के गेमिंग लैपटॉप्स तक, जाने इस हफ्ते क्या क्या हुआ खास। ओपन एआई ने लॉन्च किया एडवांस चैटबॉट GPT-4। GPT-4 का मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर 4 है। ये पिछले मॉडल GPT-3 के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांस है। इसे मल्टी मॉडल टेक्नोलॉजी कहा गया है। नई टेक्नोलॉजी में इमेज, टेक्स्ट इनपुट दोनों ही जनरेट होंगे। सैमसंग ने 2 स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं, सैमसंग गैलेक्सी A54 5G और गैलेक्सी A34 5G। दोनों ही स्मार्टफोन्स एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड One UI 5.1 पर काम करते हैं। इनमें 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज और 5000 mAh बैटरी मिलती है। गैलेक्सी A34 MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर से लेस है। आसूस ने लॉन्च किए ZenBook और VivoBook सीरीज के लैपटॉप्स। इनमें ZenBook 14 OLED, VivoBook Go 15 OLED, VivoBook 15X OLED, VivoBook Go 14 सीरीज और VivoBook S14 Flip शामिल है। इन सभी लैपटॉप्स का प्राइस रेंज 42,990 रूपए से लेकर 89,990 रूपए के बीच है। HP ने लॉन्च किया नया क्रोमबुक। ये इंटेल के Celeron N4500 प्रोसेसर से लेस है। 15.6 इंच की बड़ी डिस्प्ले है। 11.5 घंटे का बैटरी बैकअप है। HP क्रोमबुक की कीमत 28,999 रूपए है। नथिंग फोन 1 ने एंड्रॉइड 13 यूजर्स के लिए नया अपडेट जारी किया है। इसे OS 1.5.3 अपडेट बताया गया है। इस अपडेट की खास बात यह है कि यूजर्स भी गेम्स मोड में मैनुअली गेम्स ऐड कर सकते हैं। अपडेट में एक नया मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिदम भी शामिल है। पोको ने लॉन्च किया X5 5G स्मार्टफोन। इसमें दिया गया है स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर। इस फोन में मिलती है 6.67 इंच की पंच होल सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप। फोन एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड MIUI 14 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें 8 GB रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। ब्लॉपंक ने इंडियन मार्केट में लॉन्च की गेमिंग साउंड बार। इसमें 2000 mAh की बैटरी मिलती है। कंपनी का कहना है कि SB25 गेमिंग साउंड बार में 25 वॉट का दावा है, जो गेमर्स के लिए थम्पिंग बेस और क्रिस्प ऑडियो का पावर पैक पैकेज देता है। फायरबोल्ट ने लॉन्च की इटर्नो स्मार्ट वॉच। इसमें 1.99 इंच की डिस्प्ले दी गई है। इसमें हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर जैसे हार्ट रेट, SpO02, स्लीप ट्रैकर जैसे फीचर्स शामिल है। 120 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स और 280 mAh की बैटरी इसमें दी गई है। WhatsApp iOS यूजर्स के लिए नया अपडेट लेकर आया है। अब iOS यूजर्स स्टेटस पर वॉइस नोट को रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा WhatsApp जल्द ही टेक्स्ट डिटेक्शन फीचर को रोल आउट कर सकता है, जिसकी मदद से इमेज में दिए गए टेक्स्ट को कॉपी कर सकेंगे।
Realme अपने कस्टमर्स को सरप्राइज कर सकता है। जल्दी Realme Fold और Realme Flip फोन लॉन्च किए जा सकते हैं। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट माधव सेठ ने ट्विटर पर इसे टीज किया है। हालांकि ये दोनों फोन कब तक लॉन्च होंगे, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। उम्मीद है कि कंपनी इस साल ही फोल्डेबल फोन उतार देगी। तो ये थी टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दें। #ZIndia360 याद रखिए। कोई राय कोई सुझाव तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।